नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का जो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे सीसैट का। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक, ये देखिए मेरा नाम रुपेश कुमार है। रुपेश सर के नाम से आप जानेंगे हमें कोजेंट आईएएस में। सीसैट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स for each of the four papers, namely P, Q, R and S, are 100. Marks scored by the students are in integers. A student can score 99% in different ways. What is the value of n? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है, वो एक एग्जामिनेशन में बैठता है जिसमें 4 पेपर होते हैं 100-100 मार्क्स के। पेपर का नाम है P, Q, R और S और सभी 100-100 मार्क्स के होते हैं। एक स्टूडेंट स्कोर करता है 99%। ठीक, और 99% स्कोर करने के लिए उसके पास n अलग अलग तरीके हैं। आपको n का वैल्यू पूछा है, मतलब कितने तरीके से वो 99% स्कोर कर सकता है। अब आप बताइए, 400 नंबर है फुल मार्क्स, 4 सब्जेक्ट है, 100-100 मार्क्स के पेपर हैं, तो 4 सब्जेक्ट है तो 400 नंबर हुए। तो 400 मार्क्स में अगर 99% कोई स्कोर करता है, इसका मतलब कितना हो गया? 396 मार्क्स स्कोर करता है। अरे 100 नंबर का पेपर है, इसका निकाल लीजिए भाई 99%। इतना दिक्कत है तो? नहीं तो देखिए बता देते हैं। 99% मतलब एक ही परसेंट कटाना 400 पे, एक परसेंट कटा कितना पे? 400 पे, यानी 4 मार्क्स कट गए। ठीक है, तो 4 मार्क्स कट गए, 396 मार्क्स, यानी 396 मार्क्स वो स्कोर कर रहा है। तो अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है पी क्यू आर एस। देखिए सब्जेक्ट है पी क्यू आर और एस, ये 4 सब्जेक्ट है। तो कितने अलग अलग तरीके से ये इतना मार्क्स स्कोर कर सकता है? देखिए जैसे मान चलिए ये एक सब्जेक्ट है पी, इसमें आ जाए उसको 100 मार्क्स, इसमें भी आ जाए 100 मार्क्स, इसमें भी आ जाए 100 मार्क्स, और यहाँ पर आ जाए 96, तो हो गए 396। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ऐसे करके भी ये स्कोर कर सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मतलब अगली बार ये हो सकता है कि इसमें उसको 100 मार्क्स आ जाए, इसमें भी 100 आ जाए, और इसमें आ जाए 99 और इसमें आ जाए 97, तब भी 4 मार्क्स कम हो गए। अगला केस क्या हो सकता है, इन दोनों में 100-100 रहे और यहाँ पर क्या हो जाए 98 और इधर भी 98। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इधर हो जाए 99, इधर भी 99, इधर भी 99, तो 2 99 हो गए, इधर भी 99 होना पड़ेगा, इधर भी 99 होना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 100, 100, 98, 98, 99, 97, 99, 99, 99, 98, 99 यहाँ दे चुके हैं, 99, 98। एक और ये हो सकता है कि यहाँ 97, अच्छा ये वाला तो ले ही लिया केस। तो ये इस तरीके से हम लोग ला सकते हैं। अब देखिए इसको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के हमारे पास तरीके हैं, 4 टोटल सब्जेक्ट है ना। तो इसको अरेंज हम कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, लेकिन 3 हमारे पास आइडेंटिकल है। 3 मार्क्स क्या है? आइडेंटिकल है, तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। और 4 फैक्टोरियल को जब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? 2 आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये अरेंज करने का तरीका होता है जब 2 सब्जेक्ट यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजें अगर हमारे पास आइडेंटिकल आ जाती है, तो जितना आइडेंटिकल आता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 तक कट जाएगा, 3 चौको 12 नंबर, यानी 12 तरीके से यहाँ पर आ सकता है। उसी तरीके से 98 और 98 वाले केस में भी 4 फैक्टोरियल होगा और 2 फैक्टोरियल से ये भी डिवाइड होगा। 2, अच्छा इसमें 2 आइडेंटिकल है, 98 98 और इधर 100 100, तो इसको 2 बार 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 6 आ जाएगा यहाँ से। और उसके बाद ये जो 99 वाला केस है, इसमें तो केवल एक ही तरीके से, क्योंकि सब सब्जेक्ट में 99 है तो एक ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक केस और छूट रहा है हमारा, यानी एक तरीका यहाँ पर भी हो गया। एक और केस हमारा छूट रहा है कोई, 99 100 100 100 100 100। एक ये हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट में 100 आए और बाकी 2 में 99 आए, और तो 2 नंबर यहाँ कम हो गया, एक ही में 98 आए। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है ना।
इसमें क्या है, इसमें भी देखिए 2 आइडेंटिकल है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको भी अरेंज करने के तरीके 2 आइडेंटिकल है, 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल से, तो 4 तिया 12, यहाँ से भी 12 पॉसिबिलिटी आई। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 12 1 13, 13 और 6 19, 19 और 12 19 10 29 और 2 31 और 4 35, 35। तो कुल मिला के इसके पास 35 पॉसिबल वेज है जिसके थ्रू ये 396 नंबर स्कोर कर सकता है, यानी 99%। तो 35 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। कह रहा है एक झंडा बनाया जाता है 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के मदद से, ठीक है। तो 4 स्ट्रिप्स ऐसे ही बनेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रिप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये हमारा एक फ्लैग है, ठीक है, जिसमें 4 स्ट्रिप है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। 4 स्ट्रिप से मिलकर के ये फ्लैग को बनाया गया है। अब कह रहा है स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन एंड येलो। और 3 कलर की मदद से बनाया जाता है इसको, रेड ग्रीन और येलो, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर। देखिए कह रहा है कि हम इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, यानी कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है इस प्रकार की कोई भी दो स्ट्रिप्स एक ही रंग का ना हो, कोई भी 2 स्ट्रिप्स एक ही रंग का ना हो, यानी क्या मतलब लगातार 2 स्ट्रिप्स सेम कलर का नहीं हो सकता है। जैसे मान चलिए अगर हम इसमें रेड भर दिए, ठीक है, तो इसमें दोबारा हम रेड नहीं कर सकते हैं, मेरे पास इसमें 2 चॉइसेस बचेंगे, ग्रीन और येलो, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए पहला स्ट्रिप जो है हमारे पास, तो पहला स्ट्रिप को कलर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। पहला स्ट्रिप में हम रेड ग्रीन और येलो तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं ना, तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं, यानी पहला स्ट्रिप को कलर करने का हमारे पास 3 तरीके हैं। अब एक अगर यहाँ चला गया कोई, सपोज करिए इसमें रेड चला गया, तो इसमें रेड अब नहीं डाल सकते हैं ना, तो हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। तो यानी इसको कलर करने के हमारे पास 2 तरीके। अब सपोज करिए इसमें ग्रीन चला गया, ठीक, तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें रेड और येलो दोनों हो सकता है, यानी इसको भी कलर करने के 2 तरीके। अब फिर इसमें सपोज करिए येलो चला गया, तो इसमें फिर रेड आ सकता है, ठीक, 2 बार कर सकते हैं, लगातार 2 बार नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि इसमें फिर से रेड और ग्रीन आ सकता है, तो 2 तरीके इसके भी, ठीक है। तो कुल मिला के कितने तरीके हो गए, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दुना 6 दुनी 12 दुनी 24, टोटल 24 तरीके ऐसे हैं जिससे हम ये फ्लैग तैयार कर सकते हैं। यही क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर 4 मीटर इन लेंथ 2.2 मीटर इन ब्रेथ। तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर फ्लोर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, जिसका 400 मीटर लंबाई है। आइए रेक्टेंगुलर फ्लोर हम लोग पहले बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, जिसका 400 मीटर क्या है, लेंथ है, 400 मीटर नहीं 4 मीटर है, सेंटीमीटर में मैंने लिख दिया, चलिए सेंटीमीटर बना देते हैं इसको, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ब्रेड्थ है 2.2 मीटर यानी 220 सेंटीमीटर, 220 cm। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर है। अब कह रहा है टाइल्स ऑफ साइज 140 cm और 60 cm। हमारे पास टाइल्स है जिसकी लंबाई है 140 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, और इसकी ब्रेड्थ है 60 सेंटीमीटर। ये टाइल्स दे रखा है, ठीक है। हैव टू बी लेड सच दैट द टाइल्स डू नॉट ओवरलैप। अब उस टाइल्स को इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में इस तरीके से सेट करना है ताकि कोई भी टाइल्स एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, ठीक है। एकदम ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं, मतलब वो किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ इतना कंडीशन है कि ओवरलैप ना करे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अ टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन, और किसी भी ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मतलब कहने का, आपको मन है तो ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको मन है तो हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये बात है। अब कह रहा है सो लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ द फ्लोर, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर। मतलब मैक्सिमम कितना टाइल्स इस फ्लोर पर एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको किस किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए सबसे पहले हमने इसको हॉरिजॉन्टली इस पर रखा, तो हॉरिजॉन्टली इसका 140 सेंटीमीटर का ये लेंथ है, और यहाँ हमारे पास 400 सेंटीमीटर उपलब्ध है, ठीक है।
तो अगर हम इसमें 3 टाइल्स ले लेते हैं तो 14 42 ये 420 सेंटीमीटर लेंथ कवर कर लेगा, यानी 3 टाइल्स तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे हॉरिजॉन्टली, तो 2 ही लगा पाएंगे। तो मान के चलिए हमने एक यहाँ तक लगाया, ये 140 भर गया, दोबारा लगाया 280 हो गया, अब लगाएंगे तो ये बाहर चला आएगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं इसको। और इधर हमारा 60 कवर हो चुका है, इधर हमारे पास 220 सेंटीमीटर अवेलेबल है, तो 60 फिर 60 फिर 60 60 60 60 छतरी 18 180। अब की बार अगर 60 देते हैं तो 240 हो जाएगा, यानी इसके नीचे नहीं आ पाएंगे हम। ठीक, तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ तो 3 लगा पाए। अब ये ऐसा नहीं बोला है कि अगर ऐसे लगाएंगे तो फिर इसमें वर्टिकली नहीं डाल सकते, किसी भी ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं, इसमें अट जाना चाहिए, है ना। तो 140 और 140 280 हम लोग घेर चुके हैं, 280 हम लोग घेर चुके हैं, तो 120 सेंटीमीटर हमारे पास बचा है, यानी 2 हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगाए हम तो 8 आ पाया मैक्सिमम। ठीक है, चलिए एक और पॉसिबिलिटी है, वहां से भी चेक कर लेते हैं। ठीक, एक और पॉसिबिलिटी, इसको मैं यहीं नीचे ड्रॉ कर देता हूं। तो इसको हम लोग अगर एक दूसरा रेक्टेंगुलर स्लैब बनाएं, ये बनाया हमने। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग टाइल्स वर्टिकली डालते हैं, वर्टिकली, तो ये हमारा 220 है और ये हमारा 400, और एक टाइल्स जो है उसकी लेंथ है 140 और ब्रेड्थ है 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको वर्टिकली करते हैं, वर्टिकली एक लगाया, 2 लगाया, सबसे पहले तो देखिए कितना लगा पाएंगे, 400 ही हमारे पास, 400 ही सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, लेंथ अवेलेबल है। और टाइल्स का जो ऐसे लगा रहे हैं तो ब्रेड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 6 के 36, कहने का मतलब 6 टाइल्स अगर रख देंगे तो ये 60 60 60 करके 6 बार जब चला जाएगा तो 360 तक कवर कर लेगा। उसके बाद अगर एक और डालेंगे हम लोग, है ना, तो वो इस रेक्टेंगुलर स्लैब के बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 ही सेंटीमीटर का ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना। तो यहाँ 6 लगा देते हैं, यहाँ 6 आ गया, है ना, यहाँ 6 आ गया, ये ज्यादा बड़ा बन गया, दिखना चाहिए ना कि कम स्पेस बच रहा है अब, क्योंकि 360 हमने कवर कर ली तो 40 ही बचाना है इधर। और टाइल्स का जो ब्रेड्थ है वो 60 है, यानी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ नहीं लगा पाएंगे ऐसे, तो इधर 6 आ गए और इधर ये 140 कवर कर लिया है। तो इधर हमारे पास कितना बच रहा है, 60 20 80 बच रहा है, 80 बच रहा है, यानी ऐसे हम लोग एक यहाँ भी लगा सकते हैं और एक इधर भी ऐसे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आई, 6 इधर लगा दिए और 2 इधर लगा दिए, मतलब दोनों ही तरफ से अगर करके देख रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है, 8 टाइल्स का ही पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब 8 टाइल्स ही एकोमोडेट कर पाएगा ये रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 8 टाइल्स कैन बी अकोमोडेटेड बाय दिस फ्लोर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 5 पर्सन P Q R S एंड T, ईच वन ऑफ होम हैज टू बी असाइंड वन टास्क। अच्छा देखिए 5 लोग हैं और हर एक व्यक्ति को एक टास्क हमें देना है। ठीक, 5 व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति को एक टास्क देना है। कंडीशन ये है, असाइंड टू बी असाइंड वन टास्क, नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइंड टास्क 1। तो पहला टास्क है वो हम P और Q को नहीं दे सकते हैं, यही क्वेश्चन है। पहला टास्क हम ना P को दे सकते हैं ना Q को दे सकते हैं, यानी P और Q को अगर हम T1 नहीं दे सकते हैं टास्क 1, तो टास्क 1 करने के लिए कौन कौन अवेलेबल है, R S और T, यानी टास्क 1 हम केवल R S और T को ही दे सकते हैं। अब अगला कंडीशन क्या है, टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू आइदर R और S, और टास्क 2 हम केवल R को दे सकते हैं या फिर S को दे सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन, तो कितने तरीके से ये असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो सकता है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए टास्क 1 में अगर हम P और Q को नहीं दे सकते हैं, टास्क 1 केवल R S और T को दे सकते हैं। ठीक है, और अगला कंडीशन ये लगाया है कि टास्क 2 केवल R और S को ही दिया जा सकता है। तो एक केस तो ये हो सकता है जब हम R को टास्क 2 दे दें, ठीक, 5 टास्क है और 5 ही लोगों को दिया जाना है, तो टास्क 2 अगर R को दे देंगे तो R फिर टास्क 1 नहीं ले पाएगा, तो टास्क 1 लेने की पॉसिबिलिटी किसकी किसकी बचेगी, S और T की। अब उसी तरीके से अगर हम टास्क 2 मान लेते हैं, R को ना देकर के S को दे दिए, ठीक है, तो S हमारा टास्क 2 नहीं ले पाएगा, यानी टास्क 1 लेने के लिए तब कौन सा बचेगा, इधर S और ये R और T, S नहीं R और T। तो कहने का मतलब 2 केस बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास ये हो जाता है, केस 1, इफ टास्क 2 इज
इफ टास्क 2 इज असाइंड टू आर, जब हम आर को दे दिए टास्क 2, ठीक है, जब हम टास्क 2 आर को दे दिए तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, जो टास्क 1 है वो हम किसको दे सकते हैं, क्योंकि हमने आर को दे दिया है टास्क 2, ठीक है, तो आर अब कोई टास्क नहीं ले सकता है, ठीक है, और पी क्यू को हम 1 दे नहीं सकते हैं, तो 1 किसको किसको दे सकते हैं फिर, एस और टी को, 1 यानी कि हम किसको किसको दे सकते हैं, एस और टी को, ठीक है, और टास्क 2 जो है वो हमने पहले ही दे दिया किसको, आर को, यही तो हमारा पहला केस है, ठीक, तो टास्क 3 जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो जितने लोग बचे अब मान चले यहां पर हमने किसी एक को दे दिया, ठीक, एस और टी में से कोई एक ले लेगा, उसके बाद तो, और इधर हमने आर को दे दिया है टास्क 2, ठीक, तो कुल मिला के अब हमारे पास 3 व्यक्ति और बच रहे हैं, तो टास्क 3 को लेने के 3 तरीके हो सकते हैं, 3 पॉसिबल वेज, ठीक है, और जो टास्क 4 है, अब यहाँ पर 2 ही व्यक्ति बचेंगे तो इसको 2 तरीके से दिया जा सकता है, जो टास्क 5 है उसके लिए हमारे पास अब तो एक ही व्यक्ति बचेगा, है ना, तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसके 2 तरीके, इसके एक तरीके, इसको हमने 3 2 और 1 लिखा ही है, तो यहाँ से केस 1 से टोटल हमारे पास कितना पॉसिबिलिटी आ गया, 2 गुना 3 2 तिया 6 6 दूना 12, केस 1 से हमारे पास 12 पॉसिबिलिटी आ गई है, ठीक, अब हम लोग यहीं पर केस 2 ड्रॉ कर लेते हैं, केस 2 में सिर्फ ये वाली लाइन क्या है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, टास्क 2 जब हम किसको असाइन कर देंगे, आर को नहीं एस को कर देंगे, आई बात समझ, ठीक है, तो जब हम टास्क 2 आर को दे देते हैं तो पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर T2, ये केस 2 बना रहे हैं, तो जो टास्क 2 है वो हमने पहले ही एस को डाल दिया, अब जब टास्क 2 एस को डाल दिया तो टास्क 1 तो एस नहीं ले सकता है, और टास्क 1 लेने के लिए कौन कौन बचे, केवल आर और टी, क्योंकि पी क्यू को हम टास्क 1 नहीं दे सकते हैं, ये पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है, तो हम लोग टास्क 1 अब किसको किसको दे सकते हैं, आर और टी को, अब आर और टी किसी एक को दे दिया, नहीं एस को ये दे दिया, आर और टी में से किसी एक को इधर दे दिया, तो 3 व्यक्ति अब बचेंगे, सेम पॉसिबिलिटी इधर T3 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी, T4 के लिए केवल 2 ही व्यक्ति बचेंगे, T5 के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचेंगे, और यहाँ पर जो टास्क 1 है आर और टी दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, तो 2 तरीके, एक तरीके यहाँ पे, तो 2 तिया 6 दूना 12, यानी 12 पॉसिबल वेज यहाँ पर भी है हमारे पास, तो 12 इधर और 12 केस 1 से, तो दोनों केस मिलाकर के टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 12 + 12 24, तो इसका आंसर है 24, यानी 24 तरीके से हम ये पांचों व्यक्ति को ये टास्क असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ये कंडीशन को फॉलो करते हैं तब, ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो बहुत तरीके हो जाते इसके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम एंड 50 ग्राम ईच, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए सिल्वर के कॉइन है हमारे पास, कुछ कॉइन 2 ग्राम के हैं, कुछ 5 ग्राम के हैं, कुछ 10 ग्राम के हैं, कुछ 25 ग्राम है, कुछ 50 ग्राम के हैं, कुल मिला के हमारे पास बहुत सारा सिल्वर का कॉइन है, ठीक, अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है उसको बोला कंसीडर करिए, लिखा है टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन्स। देखिए कह रहा है कि 78 ग्राम कॉइन खरीदने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 7 कॉइन तो खरीदना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो कॉइन का वे है यानी वजन है हमारे पास किस किस वजन में वो मौजूद है, 2 ग्राम के में, 5 ग्राम का कॉइन है, 10 ग्राम का है, 25 ग्राम का और 50 ग्राम का है, ठीक है, तो कहने का मतलब है 78 ग्राम के लिए 7 कॉइन चाहिए, चेक कर लेते हैं, देखिए अगर हम 50 ग्राम का एक कॉइन ले लेते हैं, मान लेते हैं सबसे हाईएस्ट, ठीक है, हमें इसको क्योंकि गलत प्रूफ करना है, अगर ये गलत प्रूफ नहीं हो पाया तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो अब ये बोल रहा है कि 7 कॉइन चाहिए, ठीक, तो हम सबसे बड़ा ले लेते हैं, सबसे पहले 50, 78 ही चाहिए ना, 50 ले लिया, अब क्या बच रहा है इधर 25 ले लेंगे तो 75 यही हो जाएगा, बाकी और कर नहीं पाएंगे फिर, है ना, तो 10-10 के 2 ले लेते हैं, 50 10 60 10 70 हो गया, अब 8 ग्राम और चाहिए, तो 2 ग्राम वाला 4 ले लेंगे तो हो जाएगा ना 8, तो 4 इधर हो गए, एक यहाँ 5 और 6, नहीं 4 इधर हो गए, ये 5 6 और 7 हो गए ना, तो टोटल 7 कॉइन हो गए हमारे पास, 2 10 ग्राम वाले कॉइन, एक 50 ग्राम वाले और 4 2 ग्राम वाले, तो 78 हो गया, कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही दे रखा है। अब कह रहा है कि टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन यूज लेस देन 7 कॉइन्स, अब कह रहा है कि 78 ग्राम वजन करने के लिए एक व्यक्ति 7 कॉइन से कम कॉइन इस्तेमाल कर रहा है, क्या वजन कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है, देखिए कैसे, अगर हम
अगर हम 50 ग्राम का कॉइन एक तरफ ले लें और 25 ग्राम का भी ले लें और 5 ग्राम का भी हमारे पास है वो भी ले लें, तो 50, 25, 75 और 5 टोटल 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 80 ग्राम हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम 2 ग्राम डाल दें, दूसरी तरफ अगर हम 2 ग्राम डाल दें, ठीक, दूसरी तरफ 2 ग्राम डाल दें, तो ये 78 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तराजू में डाल के देख लीजिए, इधर हमने 80 ग्राम चढ़ा दिया, इधर 2 ग्राम चढ़ा दिया, 2 ग्राम कम दिखाएगा ना वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी बिल्कुल सही है कि 78 ग्राम कॉइन अगर हमें वजन करना है तो 7 कॉइन से कम ही में हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ चार कॉइन में ही काम हो गया, 3 कॉइन इधर डाला, 1 कॉइन उल्टा डाल दिया, हो गया। तो कहने का मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो 1 and 2 बोथ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 198 इज डिवाइडेड बाय 6। देखिए 2 की रिमाइंडर 2 की पावर 192 है। ठीक है, 2 की पावर 192 है। अगर हम लोग इसको यूनिट डिजिट से करें, ठीक है, तो यूनिट डिजिट में पता ही है कि 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 दूनी 8, 1 4 या 12, यानी पूरा पूरा कट गया। जब भी पावर पूरी पूरी 4 से कट जाती है तो उसका पावर हम लोग 2 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, सॉरी 4 मान लेते हैं। 2 की पावर 4 हो गया। ये 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 कटेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। यही इसका आंसर है। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है इसको करने का, इस सवाल को। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन है, यानी कि 4 आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ठीक, हमने 5-5 का पेयर बनाया था, यहाँ भी बना लीजिए, यहाँ भी बना लीजिए। देखिए ए बी सी डी डी, ये हमने कहां से पकड़ा? यहाँ 2 बार बी लिखा है, यहाँ से देखिए ए बी सी, यहाँ डी 2 बार किया है, ए बी सी, यहाँ पे सी 2 बार होगा, तभी यहाँ पे बी 2 बार आया, यहाँ पे ए 2 बार आएगा, तो यहाँ ए हो गया। कहने मतलब इसमें सब भरा हुआ है। इधर 2 बार सी आएगा, इधर 2 बार डी आएगा, तो डी डी सी और ए हमारा आंसर है। डी डी सी और ए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स। ए बी और सी डी 2 अंकों की संख्या है। मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट्स इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। जब ए बी और सी डी ये दोनों 2 डिजिट का संख्या है और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तीसरा नंबर मिलता है जो 3 डिजिट का होता है, डी ई एफ। आइए लिख लेते हैं इसको। ए बी को जब हम सी डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मिलता है वो 3 डिजिट का एक संख्या मिलता है, डी ई एफ। अब बोला है डी ई एफ टू अनदर, एडिंग डी एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई। अब कह रहा है इस डी ई एफ को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा 3 डिजिट का नंबर है जी एच और आई, इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर मिलता है वो मिलता है 975। कितना मिलता है? 975। ठीक है, यही बोला है। फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर द डिस्टिंक्ट डिजिट। और उसके आगे ये एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी है वो सब अलग अलग डिजिट्स है। ठीक है, अब कह रहा है इफ ई बराबर 0, अगर ई 0 है, यानी मतलब ये जो है ई ये 0 है, ये हमारे पास क्या है? 0 है। अब ई अगर 0 हो गया तो 0 लिख क्यों नहीं रहा सही से, और एफ हो गया 8, एफ दे रखा है 8, एफ 8 दे रखा है। देन व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है, कहने मतलब यहाँ से हम लोग निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जब ये 8 हो गया, ठीक है, तो यहाँ कितना रखेंगे? यहाँ 5 हो जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये दोनों मिलकर 15 हो जाए, 15 हो जाएगा तो 5 यहाँ आएगा, कैरी इधर चला जाएगा, है ना। तो आई को हम लोग 7 रख देते हैं तो 8 7 15 हो जाता है, एक इधर चला जाता है कैरी। अब ये एक और ये मिला करके या तो 7 हो जाए या 17 हो जाए, तभी तो यहाँ 7 लिखेंगे, एक कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर एक कैरी चला जाता है और यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग डिजिट है, 0 तो हो नहीं सकता है। एक कैरी दे देंगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा। कहने का मतलब इसको जो है हम लोग 6 ही लेना पड़ेगा एच को, तो एच को हम लोग को 6 ले लेते हैं। ठीक है, 17 पॉसिबल नहीं है। आइए तो इसको अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, एक बार नंबर फिर से लिख लेते हैं, डी 0 8 जी 6 और इसको हम लोग 7 ले लेते हैं। अब हमारे पास आ गया 975। देखिए 975। अब यहाँ पे 9 है, इसको हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? 4 और 5। इसको हम लोग, अब ये नहीं पता किसको 4 लेना है किसको 5, ये भी 4 या 5 हो सकता है, ये भी 4 या
5 हो सकता है। इसी दोनों में से पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, अब देखिए डी हमारे पास 4 या 5 में से कुछ आ गया, ठीक है। एफ हमारे पास 8 है। एफ को अगर 8 बनाना है, एफ 8 हम लोग को दिया हुआ है और ई भी इधर 0 है, ठीक है। तो एफ को अगर 8 बनाना है, ठीक, तो यहाँ पर ए बी और सी और डी, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो एफ को अगर 8 बनाना है, ठीक, तो डी हमारे पास 4 और 5 दो ही में से पॉसिबल है। अब 5 अगर रखेंगे तो कभी भी 8 होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा। यहाँ हमने 4 रख दिया। अब हमारे पास ए बी यानी 4 इधर रख दिया, जी का वैल्यू अब पता चल गया कि ये 5 होगा। अब हमारे पास ये ए बी सी बचा है और हमारे पास वैल्यू कितना बचा है, क्या क्या हमने ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, ठीक, 0 ले लिया है हमने, 6 ले लिया है, 7 ले लिया है, 8 ले लिया है, 4 ले लिया है, इतना सब ले लिया है ना। 0 ले लिया है, 6 भी ले लिया है, 7 भी ले लिया है, 8 भी ले लिया है, ठीक। अब हमारे पास 1 नहीं लिया है ना, 1 क्यों लिखा है इधर, 4 भी ले लिया है, 5 भी ले लिया है, इतना सब हमने पिक कर लिया है। हमारे पास अब बच रहा है 9, 1 और 2, 3 भी बच रहा है क्या, 3, इतना नंबर बच रहा है। अब इन्हीं तीनों में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ 8 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 दूनी 8, या तो ये 2 हो जाए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचा 20, 4 छके 24, 4 सत्ता 28, या तो ये 7 हो जाए, 7 ऑलरेडी ले लिए, नहीं ले सकते हैं। तो फिर 4 अट्ठा 32, 4 नंबर 36, 4, यानी कि सिर्फ इसको 2 ही पॉसिबल है। तो बी का वैल्यू 2 पॉसिबल है। अब ये 2 भी आ गया हमारे पास, 2 भी आ गया कहने का मतलब। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए, अब ये 2 अगर हो गया तो 4 दूनी 8 और इधर यानी कि 2 डिजिट को जोड़ करके इधर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 3 डिजिट है इधर, है ना। अगर हम इसको 9 चौको 36, ए बी और सी, देखिए 9 अगर हम किसी को डाल देते हैं इसमें से 9, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा ना, हमारा डिजिट डी यहाँ पे फिर से क्या है, 8 है, नहीं डी नहीं 8 है, डी तो 4 है, ठीक। और यहाँ हमारे पास आ जाता है 36, ठीक, यानी ये वैल्यू हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, ये है डी। डी हमारे पास क्या है, 4 है, डी को 4 लिया है, तो यहाँ 4 ही आना चाहिए ना। तो ये 4 कब आएगा, जब ये 1 हो जाए तभी तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो हम कहने का मतलब ए बी और सी को 1 2 3 में से ही ले सकते हैं हमारे पास। अब कौन सा क्या है वो जरूरी नहीं है निकालना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है। तो 1 और 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 आंसर है ना। तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ए बी सी 1 2 3 ही होगा और उसका सम क्या होता है, 6 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स। 5 कैंडिडेट है पी क्यू आर एस और टी। 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें 2 स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास गलत दे रखा है। अब देखिए कह रहा है वन ऑफ पी एंड क्यू वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि पी और क्यू में से कोई एक तो सेलेक्ट जरूर हो रहा है जॉब के लिए, है ना। या तो पी हो रहा है या फिर क्यू हो रहा है, दोनों में से कोई एक जरूर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक। अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। अब आइए फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। कह रहा है कम से कम आर और एस में कम से कम एक तो जरूर सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका मतलब आर और एस में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यही रिजल्ट निकाल सकते हैं ना। कह रहा है कि कम से कम आर और एस एक में से एक तो जरूर है सेलेक्टेड, ठीक। मतलब ज्यादा दोनों हो सकता है, लेकिन ये कथन असत्य है। अगर ये असत्य है तो फिर सत्य क्या होगा कि दोनों में से कोई नहीं सेलेक्ट है ना। यानी आर और एस में से कोई भी जॉब पे से सेलेक्टेड नहीं है, जॉब के लिए सेलेक्टेड नहीं है। अब आइए एक और अगला स्टेटमेंट क्या है, एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस एंड टी वेयर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ये स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहा है एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट 2 ऑफ आर एस एंड टी, मतलब अधिक से अधिक आर एस और टी में से केवल 2 सेलेक्ट हो सकता है जॉब के लिए। अधिक से अधिक केवल 2, या तो आर एस हो जाए, ठीक है, या एस टी हो जाए, या फिर टी आर हो जाए, कोई 2 ही सेलेक्ट होगा अधिक से अधिक, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक अगर केवल 2 ही हो सकता है तो कम से कम एक भी नहीं हो सकता है, यही हुआ ना इसका कहने का मतलब।
तो अगर अधिक से अधिक हम 2 ही ले सकते हैं तो कम से कम एक भी नहीं ले सकते हैं, है ना। अब आइए इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो इसका कंक्लूजन है एटलीस्ट 4 वेयर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, किसी भी केस में मिला करके देख लीजिए 4 नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर भी कोई भी जॉब पे नहीं हो रहा था, इधर भी क्या हो सकता है इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम हम लोग कह रहा है कि अधिक से अधिक हम लोग 2 ही ले सकते हैं, मतलब कम से कम अगर ना भी ले कोई तब भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, और इधर भी बोला है पी और क्यू में से कोई एक ही हो रहा है, ठीक। तो 4 कहाँ से हो जाएगा भाई, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, इसका पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पर पी और क्यू में से कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है, इधर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। और इधर कह रहा है कि आर एस और टी में से किसी एक को, अधिक से अधिक हम किसी एक को ही रख सकते हैं, यानी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भी ना रखें, तो एस का पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर डी हो गया, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी आर द 5 स्टेटमेंट्स सच दैट पी इज ट्रू। कह रहा अगर पी सही है, अगर पी सही है देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू। अगर पी सही है तो क्यू और एस भी क्या होगा, सही होना चाहिए। यही पहला स्टेटमेंट है कि अगर पी सही है तो ये दोनों भी सही है अलग अलग। अगला स्टेटमेंट ये है कि इफ आर एंड एस आर ट्रू, अगर आर और एस ये दोनों सही है, दिस इंप्लाइज दैट टी इज फॉल्स। अगर ये दोनों सही है तो टी फॉल्स हो सकता है, ऐसा बोला है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इफ टी इज ट्रू, अगर टी सही हो जाता है देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। देखिए पहला कंक्लूजन है कि अगर हम टी को सही कर देते हैं, देखिए पी जब सही था तो क्यू और एस ये दोनों सही थे, ठीक। और आर और एस, अगर आर और एस दोनों सही हुआ था तो टी फॉल्स हो जाता था। आर और एस दोनों सही हो रहा है तो टी फॉल्स हो जा रहा है। अगर टी ट्रू हो जाए, अगर टी ट्रू हो जाए तो इस दोनों में से किसी एक को तो फॉल्स होना पड़ेगा, है ना। तो कंक्लूजन ये है इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ द पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। अब कह रहा है हाँ लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही फॉल्स हो जाएं, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉल्स तो होगा ही होगा, यानी पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कह रहा है इफ क्यू इज ट्रू, अगर क्यू ट्रू है, ठीक है, पी अगर ट्रू है तो ये दोनों ट्रू हो जाता है। अब बोला है कि क्यू अगर ट्रू है देन पी इज ट्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ क्या था, क्यू और एस, क्योंकि देखिए पी अगर ट्रू होता था तो क्यू और एस ये दोनों ट्रू होते थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि क्यू अगर ट्रू होगा तो पी ट्रू ही होगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब उल्टा ये सत्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है, इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 5 into 3 cm is painted red, green and blue color of each pair of the opposite faces of the dimension, और डायमेंशन ये दे रखा है, ठीक है, respectively, then cuboid is cut and separated into various cubes each of sides length 1 centimeter. Which of the following statement is correct? देखिए कह रहा है कि ये डायमेंशंस दे रखे हैं, इस डायमेंशन के क्यूबाइड्स हमारे पास है। अब इसमें से अगर हम एक एक सेंटीमीटर लेंथ का क्यूब्स इसमें से बहुत सारा काट लेते हैं और अलग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला स्टेटमेंट है कि देयर आर एग्जैक्टली 5 स्मॉल क्यूब्स विथ नो पेंट ऑन एनी फेस। किसी भी पेंट पर कोई फेस नहीं। ऐसा कब होगा, जब अंदर वाला बिल्कुल काट के निकालेंगे, ठीक है। क्यूबाइड मतलब एक बक्सा समझ लीजिए, और वो सॉलिड बक्सा समझिए, मतलब बीच में खाली नहीं है जगह, उस बक्से में आप कुछ रख नहीं सकते हैं, पूरा वो लकड़ी से भरा हुआ है। अब साइड वाले सारे साइड पे अगर हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, किसी तरफ लाल कर देते हैं, किसी तरफ ग्रीन कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और उस सारे साइड वाले को काट के हटा देते हैं, तो जो अंदर वाला पार्ट बचेगा उस पर कोई कलर थोड़ी आएगा, है ना। लकड़ी पे हम जो कलर करते हैं तो सिर्फ बाहर ही तो करते हैं, अंदर घुस के थोड़ी कलर करते हैं। तो अगर हम सारे साइड वाले को काट के हटा दिए तो अंदर वाला जो बचेगा वो क्या बचेगा। और ये क्यूबाइड, इसको एज्यूम करिए, जिस क्यूबाइड का जो डायमेंशन दे रखा है वो 7 into 5 into 3 दे रखा है, ठीक है, 7 into 5 into 3 दे रखा है। तो 7 into 5 into 3 दे रखा है, तो दोनों साइड से ये कटेगा, तो 7 अगर दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना बचेगा इधर 5, और ये इसी तरह से 5 भी दोनों तरफ से कट जाएगा तो ये बचेगा 3, इसी तरह से 3 भी दोनों तरफ से कट जाएगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीजें होती हैं इसमें क्यूबाइड में, है ना। तो तीनों तरफ से, ठीक है,
अगर इस रूम को जूम करिए आप, इस दोनों फेस से भी, ऊपर वाले दोनों फेस से भी और इधर वाले दोनों फेस से भी, अगर हम 1-1 सेंटीमीटर काट दिए तो यहाँ पर भी क्या बचा 1, ठीक है। तो कहने मतलब 5 × 3 × 1 कितना हो गया, 5 दिया 15 × 1 15, ठीक है। यानी कि 15 क्यूब्स हमारे पास ऐसे निकल जाएंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विथ ब्लू एंड अदर विथ ग्रीन। एक ब्लू एक मतलब कह रहा है कि 6 हमारे पास ऐसे क्यूब आएंगे छोटे वाले जिसमें क्या होगा, एग्जैक्टली 2 फेस पेंट होगा, ठीक है। एक होगा ब्लू कलर से, दूसरा ग्रीन से। देखिए तो ब्लू और ग्रीन हम लोग 2-2 फेस पर ये कलर कर रहे थे। जैसे ब्लू कर रहे थे तो वो भी 2 फेस पे कर रहे थे, और ग्रीन कर रहे थे तो वो भी 2 फेस पे कर रहे थे। तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे थे तो एक बात बताइए, कोई भी ऐसा छोटा क्यूब जो काटेंगे उसमें 2 साइड कब पेंट होगा, ठीक है। आप एज को एज्यूम करिए, एज को, किसी भी क्यूबाइड या क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं ना रूम का, 4 ऊपर वाला, 4 नीचे वाला, 4 चारों कॉर्नर वाला, है ना। जो एज पर कोना में ऊपर में होता है, ठीक, देखिएगा उस पर अगर कलर करेंगे तो उस पर 3 साइड से कलर हो जाएगा। उस पर से जो क्यूब निकलेगा उस पर 3 साइड से कलर निकल जाएगा। अगर मान चलिए ये रूम है, इस रूम का ये वाला कोना हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो इधर वाले साइड भी, उधर वाले साइड भी और ऊपर वाले साइड भी 3 साइड से कलर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है ना, केवल उस पर ही ऐसा हमारे पास मिलेगा क्यूब जिसपे 2 ही साइड कलर होगा, ठीक है। तो वैसा एज कितना है जहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही वाला कलर चुनना है ना, तो वैसा आएगा हमारे पास टोटल 4 एज। तो कहने मतलब 4 ही ऐसे क्यूब होंगे जो केवल 2 साइड से कलर होंगे, वो भी एक ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4, लेकिन यहाँ 6 दे रखा है, यानी ये गलत है। स्टेटमेंट 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो कहने मतलब पहला करेक्ट है, दूसरा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो यही इसका उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है कि देखिए इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज एक लेटर आपको दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है। कह रहा है कि इसके जो भी लेटर्स हैं उसको हम लोग अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो किस किस लेटर्स का पोजीशन का जो जो पोजीशन है ना लेटर्स का, वो अनचेंज हो रहा है, यानी कि सेम रहेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये देखिए क्या सवाल क्या कह रहा है, जब मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ है, इसी के नीचे लिख देते हैं। जैसे ये इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, और वो भी क्या, अल्फाबेटिकली। इसमें जो जो अल्फाबेट्स यूज हुआ है उसको रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसा मान के लिए इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज, तो इसमें सबसे पहला ए तो आएगा नहीं, बी आ जाएगा, नहीं देखिए ए इसमें कहीं नहीं है, बी है। आइए बी लिख लेते हैं। तो बी यहाँ लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ बी लिख दिया हमने। अब क्या है, सी भी है, सी भी है। अब उसके बाद डी है, क्या इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज में डी नहीं आएगा, ई आएगा। चलिए ई, ई एक बार यहाँ है, ई एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी टोटल 3 बार है। 3 बार ई लिख दीजिए, ठीक है। ये बहुत छोटा हो जाएगा तो हमें बराबर करने में दिक्कत होगी, मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। INCOMPREHENCINSIBILI और S, यही लिखा है। और इसमें जितने भी अल्फाबेट्स है ना उसको आप रिवर्स ऑर्डर में इधर से लिखना शुरू करिए। तो हम लोगों को मिला था यहाँ पे बी मिला था, सी मिला था, 3 बार ई मिला था, ई। उसके बाद इसमें एफ तो आएगा नहीं, जी भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ई एफ जी, एच, एच है हमारे पास यहाँ पे, एच लिख दिया। और क्या है, एच के बाद आई, आई देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 4 5, 5 बार आई लिख दीजिए। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो यहाँ से हम लोग आई लिखना शुरू करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 ही बार था ना, 1 2 3 4 और 5। आई के बाद जे के एल, हाँ एल भी है, आइए एल लिख लेते हैं। इसके सामने एल, एल, एम, एम, एम एक बार यहाँ पे है,
और है क्या, और नहीं है, m। उसके बाद n, n एक बार यहाँ पे है, आइए यहाँ लिख लेते हैं n, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं n n n n n n, अब नहीं है n, o, o यहाँ पे है, m n o, p, p भी है यहाँ पे, p p q r, r है r, उसके बाद s, s है यहाँ पे, s s t, t आ गया इधर, एस टी इनकम्प्रीहेंसिव, एस दो बार था, तो कहने का मतलब अब हमारे पास हो गया, अब हमारे पास लेटर मिल गया, एस दो बार है इधर। अरे क्या लिखा था यहाँ पे, पी के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इधर आर आ गया, आर उसके बाद दो बार एस है और टी है, यही है। चलिए अब देख लीजिए किस किस लेटर का जो है ना पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इधर से मिलाना शुरू करें, ये टी है, इसको आई मत समझिएगा, तो इधर कौन सा कौन सा कौन सा, कोई नहीं मैच कर रहा है, आई मैच कर रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, है ना। तो केवल ये दोनों आई है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सेम पोजीशन पे आया। अगर हम लोग इसको अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर करके लिखे हैं तो केवल दो इसका आंसर है, ठीक है। हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द लेटर्स, तो ओनली टू पोजीशंस ऑफ द लेटर्स, ठीक है, विल रिमेन अनचेंज्ड या विल रिमेन सेम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका पोजेंट आईएएस से जुड़ने के लिए। बाकी अगर कोई और विशेष जानकारी चाहिए आप लोग को तो हमारा दिया हुआ नंबर है, इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, जो भी क्लासेस हुए हैं उसमें अगर कोई डाउट्स हो, किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो वो भी इस पर आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।